गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, जय हिंद। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग 2 दिन पे मिले हैं, 3 दिन हो गए ना। सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन की लंबी छुट्टी। ठीक है, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद राम राम, राम राम। जय भीम। एक बच्चा नाराज हो गया था कि जय भीम नहीं बोलते हैं सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पीछे जितनी बार नहीं बोला हूं सबके लिए आज एक ही साथ जय भीम, जय भीम। ठीक है। अयोध्या सर गए थे आप? नहीं बच्चा, वहां बहुत भीड़ थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ रही इधर। और हर जगह ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। अगर आप गांधी को पढ़ोगे, आगे 4th पेपर में पढ़ना होगा, तो गांधी ने कहा है कि ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि यदि ईश्वर सत्य होगा तो फिर सबका ईश्वर अलग अलग है। अगर धर्म सत्य होगा तो सबका धर्म अलग अलग है। बट जो सत्य है वो सत्य है, इसलिए सत्य ही धर्म है। तो सब मार्ग एक ही जगह पहुंचते हैं। ये सब अलग अलग मार्ग है ऊपर तक पहुंचने का। कोई है एक सुपरनेचुरल पावर जिसको हम श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ याद करते हैं। और उस मार्ग तक हम अलग अलग, उस लक्ष्य तक हम अलग अलग मार्ग से पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो धर्म है ये सब अलग अलग मार्ग है और सबको अपने धर्म के साथ निष्ठा रखनी चाहिए। किसी अन्यों के धर्म के साथ ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो तब कही जाती है ना बच्चा, जब हम सब नियमों के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी करें। ये हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन अगर हम कंपटीटर को मार के अपने को पास करने का प्रयास करें, ये सही नहीं है। तो सबके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग हैं। हमारे मार्ग को बाधित करके अगर आप लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो वो भी उचित नहीं है। और आपके मार्ग को बाधित करके मैं अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं वो भी उचित नहीं है। तो सबको अपने अपने मार्ग से लक्ष्य तक पहुंचने का अधिकार है। अंतिम जो रूप है, जिसको हम ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, सब एक है। और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमें सबके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और हमें अपने के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। तो अगर आप मुस्लिम हो, आप अल्लाह को याद करते हो, अच्छी बात है। कोई ईसाई है, कोई गॉड को याद करता है, वो भी अच्छी बात है। हम हिंदू हैं, हम श्री राम को याद करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, वो भी अच्छी बात है और हमें याद करना चाहिए। इसलिए कल दुनिया ने याद किया, भारत ने याद किया। प्रभु श्री राम
कि जय हो, और हम लोगों ने जय बोला, सबने जय बोला। ठीक है, चलिए हम लोग अब आध्यात्मिक बातचीत को छोड़ करके अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पीछे का क्लास शुरू किया था अति संवेदनशील वर्ग के रूप में महिलाएं, और महिलाओं से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, महिलाएं क्यों अति संवेदनशील चिन्हित की जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में कर दिया था। और महिलाओं को अति संवेदनशील वर्ग के रूप में चिन्हित करने के लिए क्या कारण है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। अब बारी आई थी कि महिलाओं के रक्षोपाय और समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयास। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्लोबली देखें बच्चा, तो एक तथ्य है कि दुनिया के सभी समाजों में सामान्यतः महिलाओं की स्थिति निम्नतर रही है, क्योंकि दुनिया के जितने भी समाज है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की मानव समाज की विशेषता है। अपवाद मिलेंगे आपको, कई ऐसे समाज हैं जो मातृसत्तात्मक है, ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन अगर हम जनरलाइज करते हैं तो दुनिया की ऑलमोस्ट सोसाइटी जो है वो पितृसत्तात्मक रही है। और जहां भी पितृसत्तात्मक समाज रही है वहां पर लिंग असमानता एक प्रमुख तत्व रहा है, समाज का एक प्रमुख कैरेक्टर रहा है। महिलाओं की स्थिति वहां निम्नतर रही है, और इस असमानतापूर्ण व्यवस्था को दुनिया के सभी समाजों में लगभग धर्म के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। एक जनरल बातें मैं आपसे बता दूं। पहली बार यूरोप में तर्क बुद्धिवाद का और विज्ञान का जब तीव्र विकास हुआ तो लोगों ने तार्किक तरीके से समाज को देखना शुरू किया, लोगों ने तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समाज को देखना शुरू किया, लोगों ने तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से धर्म को देखना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? धर्म द्वारा जो कही गई प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में बातें थी, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बातें थी, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बातें थी, उस पर लोगों ने भरोसा करना कम किया। धीरे धीरे वो जो वैधता थी समाज की धर्म के माध्यम से, वो कमजोर हुई, और दुनिया के सभी समाजों में प्रत्येक प्रकार की असमानता का विरोध शुरू हुआ। दुनिया के सभी समाजों में मानव को केंद्र में रख करके लोगों ने सोचना शुरू किया, मानव के हित को केंद्र में रख करके लोगों ने सोचना शुरू किया, मानव की भलाई को केंद्र में रख करके लोगों ने सोचना शुरू किया, जिसको मानवतावाद की संज्ञा दी गई। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, और स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को मानवतावादी विचारधारा के रूप में दुनिया में स्वीकार किया गया। परिणाम क्या हुआ? दुनिया के सभी समाजों में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के चश्मे से जब सामाजिक व्यवस्था को देखा गया तो हर प्रकार की असमानता का विरोध शुरू हुआ, लिंग असमानता का विरोध भी शुरू हुआ। इसलिए दुनिया के सभी समाजों में लिंग असमानता का विरोध शुरू हो गया। भारत में भी लिंग असमानता का विरोध शुरू हो गया, और यह विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। पहले पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इस व्यवस्था पर प्रहार किया और कहा कि यह सूचित नहीं है, लिंग समानता ही श्रेष्ठतम मूल्य है, और उसी से मानव का सर्वोत्तम भला संभव हो सकता है। लिंग समानता दुनिया के सभी समाजों में, इस लिंग समानता के लिए महिलाओं द्वारा आंदोलन किया गया। भारत में भी पहली बार सुधार आंदोलन के रूप में हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे धर्म सुधारकों ने लिंग असमानता पर प्रहार किया, और महिलाओं से जुड़ी हुई निम्नतर जो स्थिति के प्रतीक थे उनका विरोध करना शुरू किया गया। हम लोगों ने पढ़ा राजा राम मोहन राय ने या कई अन्य सुधारकों ने सती प्रथा के विरोध में, विधवा विवाह निषेध का जो नियम था हमारे समाज में उसके विरोध में, पर्दा प्रथा के विरोध में आवाज उठानी शुरू करी। परिणाम हुआ अंग्रेजी शासन काल में ही महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान होना शुरू हो गया। परंतु पहले भी हमने चर्चा की थी कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारत की प्रथा परंपरा में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे महिला आंदोलन और सुधार आंदोलन के माध्यम से जो भी मांगे रखी गई उसके संदर्भ में भले महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इस दिशा में प्रमुख प्रयास आजादी के बाद शुरू होता है।
इसलिए जो हम लोग भी पढ़ेंगे वो आजादी के बाद पढ़ेंगे। और एक टॉपिक पेपर 1 में दिया हुआ है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है, सुधार आंदोलन एवं महिला आंदोलन के रूप में किया गया प्रयास। सुधार आंदोलन एवं महिला आंदोलन के रूप में किया गया प्रयास इंडिया के कंटेक्स्ट में। वर्ल्ड वाइज जब मैं सुधार आंदोलन महिला आंदोलन पढ़ाऊंगा तो एक बार वर्ल्ड वाइज आपकी चर्चा करूंगा, दुनिया के देशों में महिला आंदोलन का क्या स्वरूप रहा, एक बार एक ब्रीफ मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। समाजवादी महिलावाद क्या है, उदारवादी महिलावाद क्या है, आमूलचूल या रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, ब्लैक फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म क्या है, लिपस्टिक फेमिनिज्म क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, वेजिटेरियन फेमिनिज्म क्या है, आज फेमिनिज्म के कई रूप दुनिया में चल रहे हैं, इन सब चीजों पर एक नजर हम लोग डालेंगे। या देन आफ्टर हम भारत में महिला आंदोलन की चर्चा करेंगे जो हमारे पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के सिलेबस पे है। और मैंने कहा था कि जब मैं महिला पढ़ाऊंगा तो उसमें साथ में उनको भी पढ़ा दूंगा। तो सुधार आंदोलन और महिला आंदोलन के रूप में ये हमारे पेपर 1 का पार्ट है, और इसको हम पेपर 1 में खास करके ये महिला आंदोलन वाला पार्ट है, ये पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है। वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पेपर 2 में सामाजिक न्याय का खंड है, उसमें बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग के लिए नीतिगत प्रयास, योजनागत या कल्याणकारी प्रयास, नीतिगत प्रयास, योजनागत या कल्याणकारी प्रयास, नीतिगत प्रयास, योजनागत या कल्याणकारी प्रयास, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, राइट। तो उसी हिसाब से सबसे पहले हम हमारे संविधान में महिलाओं के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के रक्षोपाय के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या आयोग, समितियां, संगठन गठित किए गए हैं, समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सब चीजों पे एक हम चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम नीतिगत और योजनागत प्रयास की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम नीतिगत एवं योजनागत प्रयास की चर्चा करेंगे। डन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस दिशा में। जब हमारा देश आजाद हुआ, थोड़ा सा मेरी बातों को गौर से सुनना, मैं नीतिगत प्रयास का ब्रीफ थोड़ा यहां देना चाहता हूं, देन आफ्टर मैं संवैधानिक और कानूनी प्रयास पे आऊंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज को एक विकसित समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया। भारतीय समाज को सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के नेतृत्व में संविधान के माध्यम से प्रयास शुरू किया गया। समय समय पर कानून बना करके प्रयास शुरू किया गया। विभिन्न आयोग और समितियों का गठन करके प्रयास शुरू किया गया। विकास नीति और डिफरेंट सेक्टर से जुड़े विकास योजनाओं के माध्यम से प्रयास शुरू किया। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, भारतीय समाज पर पैट्रियार्की का प्रभाव प्रबल था और एक मार्गी भारतीय समाज को बदलना कठिन था। इसलिए महिला विकास के लिए जो नीति बनाई गई आजादी के बाद, जस्ट आजादी के बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आगे भी मैं इसको रिपीट करूंगा। महिला विकास से संबंधित जो नीति बनाई गई, उस नीति में महिला कल्याण पर बल दिया गया। भारतीय समाज में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया और महिला कल्याण पर बल दिया गया। महिला कल्याण का मतलब, महिला कल्याण का मतलब क्या होता है बच्चा? महिलाओं का भला। 1953 में केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। महिलाओं के लिए होम साइंस की शिक्षा, अब मेरी बातों पे गौर करना, महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया और उनके लिए होम साइंस एक विषय के रूप में चिन्हित किया गया।
महिलाएं होम साइंस से ग्रेजुएशन करें, कॉलेज में पूड़ी बनाए, कचौड़ी बनाए, हलवा बनाए, मालपुआ बनाए, अच्छा अच्छा खाना बनाए, पास हो, अच्छे अंक से पास हो, तभी तो वह अपनी पति को अच्छा खाना बना के खिलाएगी, अपने बच्चों को अच्छा खाना बना के खिलाएगी, अपने सास ससुर को अच्छा खाना बना के खिलाएगी। महिलाओं के लिए सिलाई कताई बुनाई केंद्र खोले गए, गौर से सुनो, सिलाई कताई बुनाई केंद्र खोले गए। महिलाओं को सब्सिडाइज रेट पर सिलाई मशीन बांटा गया। इस तरह से महिला कल्याण को केंद्र में रखकर महिला विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं बनाई गई, स्कीम बनाई गई। इधर यूरोप में 60-70 के दशक में यूरोप और अमेरिका में रेडिकल फेमिनिज्म का उभार हो चुका था। महिला आंदोलन, विश्व महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो चुका था, पुरुष विरोधी हो चुका था। इन महिला आंदोलन ने पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया कि लिंग असमानता का कारण ये पापी पुरुष है। भारत पर भी इसका प्रभाव 1974 में इधर विश्व स्तर पर महिला आंदोलन चरम पर था। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। 1975 को 1975 से 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। विश्व महिला आंदोलन अपने पीक पर था। उन्नीस में महिलाओं के विकास पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें देखा गया कि आजादी के बाद से लेकर महिला विकास के लिए क्या क्या किया गया। उस रिपोर्ट में भारत सरकार के प्रयासों की जमकर आलोचना की गई। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत सरकार ने आजादी के बाद से अपनी महिला कल्याणकारी नीति के तहत जो प्रयास किए हैं वो संतोषजनक नहीं है। महिला विकास के नाम पर महिलाओं को एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी मां और एक अच्छी बेटी बना करके घर की चारदीवारी में बंद रखने का प्रयास किया गया। होम साइंस की शिक्षा, सिलाई कताई बुनाई केंद्र आदि आदि जो प्रयास है, कहीं ना कहीं पैट्रियार्की की मानसिकता से ग्रसित प्रयास है। कहीं ना कहीं यहां पर पितृ सत्तात्मक सोच उन लोगों की है जो विकास नीति का निर्माण कर रहे थे, महिला के लिए योजनाएं बना रहे थे। उन पर पैट्रियार्की का प्रभाव है जो उनकी योजनाओं पर भी दिखाई देता है। जमकर महिला संगठनों ने इसकी आलोचना की और तब जाकर के 70 के दशक में भारत सरकार की जो महिला विकास नीति थी उसमें बदलाव आता है। और इस बदलाव में को हम कहते हैं एकीकरण की नीति। जहां महिला विकास नीति का निर्माण करते समय महिलाओं की सहभागिता पर बल दिया जाता है, इसको इंटीग्रेशन पॉलिसी। तब तक तो रेडिकल फेमिनिज्म जोर पर आया और भारत में भी रेडिकल फेमिनिज्म का प्रहार हुआ। भारत में भी महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो गया। भारत में भी महिला आंदोलन ने पुरुषों का विरोध करना शुरू किया। महिला संगठनों ने यह कहना शुरू किया कि यह पुरुष कौन होता है हमारी भला के मापदंड को निर्धारित करने वाला, हमारी भला क्या चीज में है, यह पुरुष कौन होता है। पुरुषों ने कहा कि महिलाएं, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम चौकी बिछाएंगे, उसके ऊपर टेबल रखेंगे, उसके ऊपर कुर्सी रखेंगे, उस पर आपको बिठाएंगे, आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। महिलाओं ने कहा मुझे नहीं इस तरह का सम्मान चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं भी डिस्को में जाना चाहती हूं। जब पुरुष सिगरेट पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? जब पुरुष शराब पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? हमारे ऊपर एक प्रतिबंध क्यों? पुरुष हमारे विकास का मापदंड निर्धारित नहीं करेगा, हमारे विकास का मापदंड हम स्वयं निर्धारित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा इतना इंपावरमेंट किया जाए, इतना सशक्तिकरण किया जाए कि हम सब अपनी भला के बारे में सोचने के लिए सक्षम हो सके। इस तरह की जब मांगे उठी बच्चा, तो सरकार ने भी इस मांग को कंसीडर किया और 2001 में महिला विकास की तीसरी नीति बनाई गई, जिसको हम महिला सशक्तिकरण की नीति कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी कहा जाता है। और इस महिला सशक्तिकरण की नीति में हमारी सरकार ने
इस बात पर बल दिया कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, उन्हें इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो स्वयं अपने विकास के बारे में सोच सके। फिर 2016 में भी महिला विकास पर हमारी राष्ट्रीय नीति में, नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया गया। ये सब नीतिगत प्रयास में हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। और जैसे जैसे महिला विकास की नीति बदल दी गई, महिला विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी बदलते गए। जैसे जैसे महिला आंदोलन की मांगे बदलती गई, महिलाओं के रक्षोपाय के लिए कानून में भी नए नए कानून में बदलाव आते गए, और इस तरीके से महिला के रक्षोपाय की दिशा में प्रयास किए। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब संदर्भ में बच्चा, हम इन सब चीजों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। महिला विकास के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। महिला विकास के लिए प्रमुख आयोग, संगठन, आयोग के बाद हम लिख सकते हैं संगठन, आयोग कौमा संगठन, समितियां, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, निर्णय आदि एक हम बना देंगे। तो उसमें हम इन सब चीजों पे नजर डाल देंगे। और इसके बाद फिर आ जाएगा नीतिगत प्रयास, जो मैंने अभी महिला विकास पे जो नीतियों की चर्चा की, ये नीतिगत प्रयास में आ जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे योजनागत प्रयास, महिला के शिक्षा विकास के लिए, महिला के पोषण आदि के लिए, स्वास्थ्य विकास के लिए, महिला के कौशल विकास के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के जितनी भी महिला विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उस पर हम लोग एक नजर डालेंगे, ताकि इस तरह से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे ताकि कुछ भी हम लोगों से बाकी ना बचे। ठीक है, डन। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास। ठीक है, संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास हमारा एक हेडिंग है, एक टॉपिक आप समझ सकते हो इसको, एक टॉपिक के रूप में हम चलते हैं बच्चा, संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास। नीचे की तरफ एरो दो अंडरलाइन दे करके, और हम लोग लिखना शुरू करते हैं। अनुच्छेद को हम अलग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटी ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हो, तो हर आर्टिकल का क्या प्रोविजन है ये आपको पता है। पहला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15, 16। क्लियर है कि भेदभाव, सबको समान अवसर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, आरक्षण आदि का प्रावधान, विशेष प्रयास आदि का प्रावधान। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 23, यहां मैंने लिख दिया है, ऊपर वाला तीनों ये पता ही है आपको, यहां मैंने लिख दिया है, महिलाओं के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। भी कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल 23 महिलाओं ही नहीं, इसमें सब कमजोर वर्ग के संदर्भ में है ये, महिलाओं के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A डैश, महिला कामगारों के दुरुपयोग पर रोक, महिला कामगारों के दुरुपयोग पर रोक। ठीक है। चौथा है आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D डैश, समान वेतन। आर्टिकल 39D डैश, समान वेतन। ओके। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 डैश, प्रसूति सहायता। एक एक शब्द है, काफी है। इसके तहत राज्य को निर्देश दिया गया, याद ही होगा, ये सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह गर्भवती महिलाओं की प्रसूति सहायता में कार्य करेगा। ठीक है। आर्टिकल
44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसको संहिता को सही कर दो, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A डैश महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आचरण का परित्याग, ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, उसमें डाला गया महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आचरण का परित्याग। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 पंचायती राज एवं नगर निगम में आरक्षण का प्रावधान। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया और पहली बार महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठा करके इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया गया। इस पंचायती राज ने या पंचायती राज के महिलाओं के आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर सेपरेट भी हम लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान, ये सब बच्चे संवैधानिक प्रावधान है जिसके द्वारा महिला विकास के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अंडरलाइन देकर के कुछ कानूनी प्रयास की बात करते हैं, एरो दे करके। ठीक है, 9 नंबर विवाह संबंधी कानून डैश 1954 और 1955। विवाह संबंधी कानून 1954 और 1955। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लाया गया और महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने की भी छूट दी गई। ये महिलाओं को अधिकार दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक है, इस तरीके से विवाह संबंधों में महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया, महिलाओं का रक्षोपाय किया गया। यहां पर 10 नंबर है आपका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसके द्वारा महिलाओं के अनैतिक व्यापार, जो कि हमारे संविधान में भी था, हम लोगों ने पीछे देखा था बट्टा, याद करो, महिलाओं के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1956 में एक कानून बनाया गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, और इसके द्वारा महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने का प्रयास किया गया। 11 नंबर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005। हमारे संविधान में लिंग समानता की बात की गई है, इसलिए आजादी के तत्काल बाद 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून बनाया गया और इस कानून के माध्यम से पैतृक संपत्ति में महिलाओं को लड़कों के समकक्ष अधिकार दिया गया, बराबरी का अधिकार, ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। ये बात अलग है कि इस अधिकार में कुछ किंतु परंतु था। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उन्हीं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा जो कुंवारी रहती है, आदि इस तरह के कुछ टर्म्स कंडीशन दिए गए थे। 2005 में ये सारे टर्म्स कंडीशन हटा दिए गए और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2006 पारित करके 100% बराबरी का अधिकार लड़का और लड़की को दे दिया गया। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आया और 1-2 किंतु और था, उस किंतु को भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लड़का और लड़की में इस मामले में अंतर क्यों, कोई भी अंतर नहीं स्वीकार्य है। इस तरह से दो भाइयों के बीच में पैतृक संपत्ति में बिना किसी किंतु परंतु के बराबर का अधिकार मिलता है, उस तरह से अगर बहन है तो उसको भी बिना किसी किंतु परंतु के बराबर का अधिकार दिया। इस तरह से कानून बनाकर के महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। दहेज महिलाओं से जुड़ी एक बहुत समस्या रही, बहुत बड़ी, और आजादी के बाद भी समस्या की निरंतरता बनी रही। इसके कारण दहेज हत्या या कई रूपों में महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता रहा।
1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961, लिखते जाइए ये सारे के सारे पॉइंट। 1986 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस तरीके से कानून बना करके दहेज प्रथा को रोकने का, ठीक है। 1986 में महिलाओं के अशिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम पारित किया गया और किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने का प्रयास किया गया जिससे महिलाओं का सम्मान और गरिमा को नुकसान पहुंचता है। महिलाओं को गलत रूप में प्रदर्शित करना अपराध बनाया गया। 1986 में महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम 1986। 90 के दशक में अल्ट्रासाउंड मशीन के आने से कन्या भ्रूण हत्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। कन्या भ्रूण हत्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। 94 में इमीडिएट कानून बनाकर के पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट बनाया गया। 2003 में उसमें संशोधन किया गया और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया गया। तो आप दिखाइए, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994/2003। ठीक है। 2000 के बाद, खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद, ढेर सारी कंपनियां आई, ढेर सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उपभोग की ढेर सारी वस्तुओं का हमारे भारत में आगमन हुआ। इन वस्तुओं को उत्पादित करने वाली कंपनियों ने इन वस्तुओं को बेचने के लिए ढेर सारा विज्ञापन शुरू किया। ढेर सारे टेलीविजन के चैनल भारत में आ गए। कंज्यूमरिज्म बढ़ा, उपभोक्तावाद बढ़ा, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। इसका रिजल्ट परिवार के अंदर घरेलू हिंसा और तनाव में वृद्धि हुई। पति पत्नी संबंधों में एक दूसरे से अपेक्षाएं इतनी बढ़ती चली गई कि लोगों में झगड़ा झंझट एक कॉमन फीचर हो गया और पितृसत्तात्मक समाज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जब अत्याचार करने लगा तो महिलाओं के रक्षोपाय के लिए 2005 में एक बहुत ही कठोर कानून लाया गया, जिसको हम घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसको हम घरेलू हिंसा अधिनियम भी कहते हैं। 15 नंबर है आपका, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। बाल विवाह भी महिलाओं से जुड़ी एक समस्या थी और आजादी के पहले भी बाल विवाह के मुद्दे को उठाया गया था। विवाह की आयु को बढ़ाया गया था। शारदा अधिनियम का नाम आपने सुना होगा। बट आजादी के बाद भी ये समस्याएं विद्यमान रही तो ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, महिलाओं से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है बाल विवाह और ये बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून को और कठोर किया जाना चाहिए। इन सब चीजों को केंद्र में रख करके 2006 में एक कानून बनाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। वैश्वीकरण के बाद महिलाओं को नौकरियां मिलने लगी, ढेर सारी कंपनियों का आगमन, नगरीकरण, नगर में ढेर सारे सर्विसेज आ जाने, कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ढेर सारी महिलाओं को नौकरी पर रखना शुरू किया। नौकरी का स्त्रीकरण होना शुरू हुआ, रोजगार का स्त्रीकरण होना शुरू हुआ। का तात्पर्य होता है कि ढेर सारे ऐसे रोजगार सृजित किए गए जो केवल महिलाएं ही कर सकती है। रिसेप्शनिस्ट, अब रिसेप्शनिस्ट का काम पुरुष नहीं, ये जनरली महिलाओं को ही फोकस करके रोजगार सृजित किया गया और अपेक्षा की जाती है कि एक रिसेप्शनिस्ट लेडीज ही होनी चाहिए, महिला ही होनी चाहिए। सेल्स गर्ल, इस तरह से बहुत सारे ऐसे नए रोजगारों का सृजन हुआ जो महिलाओं के लिए हुआ। इस तरह से रोजगार का स्त्रीकरण जब हुआ तो महिलाएं घर के बाहर तो निकल ही रही थी, अब रोजगार करने भी चली गई, नौकरी करने चली गई और जहां वो नौकरी कर रही थी वहां पर भी उनके साथ भेदभाव और शोषण शुरू हुआ। अब सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न को रोकना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के
यौन हिंसा की जो शिकार कार्यस्थल पर महिलाएं हो रही है उनको रोकना जरूरी है। मीटू आंदोलन आपने नाम सुना होगा, इस मुद्दे को लेकर के काफी चला है। 2013 में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में निषेध जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक पीछे हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। 1997 में एक केस आया था बच्चा, विशाखा बनाम राजस्थान, 1997, और विशाखा बनाम राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया था, क्योंकि उस समय बहुत तेजी से नौकरी करने वाली महिलाओं के साथ उनके बॉस के द्वारा, उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक माइलस्टोन डायरेक्शन माना जाता है। इसमें इन्होंने यौन उत्पीड़न की न केवल व्यापक परिभाषा दी, बल्कि कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षित लाना और भेजना नियोक्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अगर कोई भी गड़बड़ी हो रहा है तो इस संदर्भ में नियोक्ता जिम्मेदार है, एम्प्लॉयर जिम्मेदार है, वहां का जो प्रभारी है वो जिम्मेदार है। इसमें ढेर सारी महिलाओं को अधिकार दिए गए। तो इसी सब के संदर्भ में 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया बच्चा 1997 में, तो उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी हो गया था इस पर कानून का निर्माण किया जाए और अंततः 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 बनाया गया और इसके द्वारा भी महिलाओं के रक्षोपाय के लिए प्रयास किया गया। इसके बाद 2016 में खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष करना चाहिए, किया जाना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक मातृत्व के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 2016 पारित किया गया और इस कानून के माध्यम से माओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। ये सब कानूनी प्रयास है। इसके अलावा आप यहीं पर लिख दो 1919 में 19 नंबर में लिख दो सरोगेसी विनियमन अधिनियम। सरोगेसी विनियमन अधिनियम एक और कानूनी प्रयास लिख दो। इसको अलग अलग जगहों पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 में सरोगेसी को रेगुलेट किया गया और इसके माध्यम से भी कई रूपों में जो सरोगेट मदर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था एज ए सरोगेट मदर, उस सरोगेट मदर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का प्रयास किया गया। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं। और इसी में एक और दे दो, लिव इन रिलेशनशिप पर लिखो, लिव इन रिलेशनशिप पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। लिव इन रिलेशनशिप पर 20 नंबर पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 19 में हमने सरोगेसी पे लिखा, पॉइंट नंबर 20 में हम लोग लिव इन रिलेशनशिप पे लिख देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। याद रहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अपने आप में कानून के समकक्ष होता है, तो भी एक प्रकार का कानूनी प्रयास है। ये सारी चीजें अलग अलग संदर्भ में कानून बना करके और संविधान बना करके महिलाओं के रक्षोपाय की दिशा में प्रयास किया गया, ठीक है। अब हम लोग 2-2 लाइन 3-3 लाइन सब के बारे में हम लोगों को जानना होगा। सारे के बारे में ऑलमोस्ट अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं। यहां पर लेटेस्ट कुछ जो कानूनी प्रयास है इसके बारे में मैं आपको यहां बता दूंगा। अलग से मैं इस पर एक टॉपिक बना के कर लेंगे, अलग से हम लोग एक इस पर टॉपिक बना के कर लेंगे, ठीक है ना। जो जहां पर ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं अलग से हम कुछ टॉपिक बना के इसको कर लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप पे अलग से एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा भी दिया है मेरे ख्याल से इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। सरोगेसी पे एक अलग टॉपिक ऑलरेडी हम लोग बना करके पढ़ लेंगे, देख लेंगे बच्चा सरोगेसी पे अभी क्या चल रहा है, क्या कानूनी प्रोविजन है। 2021 का अधिनियम है
उसके कंटेस्ट में मैं एक क्लास आपका ले लूंगा अलग से। ये है, ऐसे दो दो लाइन मैंने समझा दिया, और दो दो लाइन के बाद हम लोग चाहें तो इसकी समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नीचे की तरफ एक तीर का निशान ऐसे दीजिए और लिखिए संवैधानिक एवं कानूनी रक्षोपाय, संवैधानिक एवं कानूनी रक्षोपाय, संवैधानिक एवं कानूनी रक्षोपाय डैश समीक्षा एवं सुझाव डैश समीक्षा एवं सुझाव। जब भी हम समीक्षा करते हैं संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों का, तो पीछे 3 4 5 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उपलब्धियां दिखाते, फिर कमियां दिखाते हैं, अपेक्षित लक्ष्य से दूर है दिखाते हैं। और यहां पर हमें ये सब चीजें लंबा चौड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि महिला के रक्षोपाय के लिए जो भी हमारे संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय किए गए हैं, इस दिशा में प्रयास किया गया है, निश्चित तौर पर इससे महिलाओं की स्थिति सुधरी है, निश्चित तौर पर इससे महिलाओं का रक्षोपाय संभव हुआ है। हम चाहें तो अलग अलग कानून के संदर्भ में दिखा कर सकते हैं जो भी हमने प्रयास किया है। आज हिंदू विवाह संबंधी जो कानून की बनाए गए, उससे निश्चित तौर पर महिलाओं का स्वतंत्रता मिली है, अंतरजातीय विवाह बढ़ी है, विवाह के संदर्भों में अब उनकी राय ली जा रही है। पंचायती राज के संदर्भ में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, घर के बाहर महिलाएं निकलने में सक्षम हुई है। आजादी के 40-45 साल बीत जाने के बाद, यानी 1990 तक कानूनी प्रयास के बावजूद महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी, बट थैंक्स टू पंचायती राज महिलाओं को मुखिया बनने का अवसर मिला। और गजेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी को कहा कि भाई तुम ही चुनाव लड़ो। वो मुखिया की सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते थे, उनका एरिया महिला आरक्षित हो गया था और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनके साथ ढेर सारी महिलाएं वोट मांग रही थी। तो आप समझ सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इसने महिलाओं को घर से बाहर ला करके इनका राजनीतिक सशक्तिकरण किया। तो निश्चित तौर पर इससे महिलाओं की स्थिति सुधरी है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के द्वारा महिलाओं के इस तरह के व्यापार को, इस दिशा में आगे भी कानून का निर्माण करके इस तरह के व्यापार को रोकने का प्रयास किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। हालांकि इस दिशा में बहुत अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और आज भी लड़कियां अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है, बट ये उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के दिशा में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम बनाकर काफी हद तक दहेज को रोकने का प्रयास किया गया है। हालांकि हम आलोचना में इसको भी डालेंगे क्योंकि इस भी बहुत कारगर नहीं रहा। 1986 में महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम पारित करके महिलाओं के इस तरह के अशिष्ट प्रतिरूपण को रोकने का प्रयास किया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पारित करके महिलाओं के कन्या भ्रूण हिंसा हत्या को रोकने का प्रयास किया गया और काफी हद तक कमी भी आई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को काफी हद तक रोका है। अब जल्दी लोग महिलाओं से झगड़ा नहीं करते हैं, महिलाओं को साथ मारपीट नहीं करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उनको पकड़ कर ले जाएगी, तो केस में फंस जाएंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा निश्चित तौर पर बाल विवाह में कमी आई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम ने भी कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को काफी हद तक रोका है। इस तरीके से हम बच्चा कानूनी प्रावधानों की उपलब्धियां बताएंगे। भारत में आज सरोगेसी को, व्यावसायिक सरोगेसी को अपराध घोषित कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के द्वारा। और इससे भी खास करके सरोगेट मदर की जो एक्सप्लॉयटेशन इसके माध्यम से होता था ड्यू टू सरोगेसी, उसमें कमी आई है। आज बहुत सारे लड़के लड़कियों को लिव इन में रहने के बाद छोड़ करके चले जाते थे,
और लड़कियां कई रूपों में मानसिक से लेकर के कई तरह से प्रताड़ित होती थी, सफर करती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को वो सभी अधिकार जो एक पत्नी को मिलता है वो सारे अधिकार प्रदान करके महिलाओं के रक्षोपाय और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। और निश्चित तौर पर इससे महिलाओं का रक्षोपाय संभव हुआ है। क्लियर है बच्चा? ये उपलब्धियां दिखा देंगे और उपलब्धियां दिखाने के बाद हम कमियां दिखाएंगे कि फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। निश्चित तौर पर यह संवैधानिक और वैधानिक प्रयास महिला रक्षोपाय की दिशा में है, बट आज भी हमारे समाज पर पैट्रियार्की का प्रभाव है। आज भी हमारा समाज इस कानून के बारे में अवगत नहीं है। लेट लतीफ और जटिल न्याय प्रणाली जो है वो महिलाओं को इस कानून का लाभ लेने के लिए विवश नहीं करती है। पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है वो महिलाओं को पति के विरुद्ध या अपने पुरुष सदस्य के विरुद्ध कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं दे पाता है, मोटिवेशन नहीं दे पाता है। परिणामतः महिलाएं पुरुषों से प्रताड़ित होती है, महिलाएं शोषण का शिकार होती है, लेकिन विरोध में कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि हमारा समाज ऐसी महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखता है। ऐसी महिलाओं का प्रतिष्ठा का अवमूल्यन होता है, बड़ा लड़ने वाली है, केस की थी पति पर, आदि आदि। बहुत सारे कानून जो है उसके पक्ष में तो अभी तक जनमत ही नहीं बन पाया। अगर हम कहें दहेज प्रथा अधिनियम, तो आज भी भारत में दहेज प्रथा अधिनियम के पक्ष में जनमत नहीं बना है। कानून दहेज लेना और देना को अपराध मानता है, हमारा समाज दहेज लेना और देना को अपराध नहीं मानता है। आज भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है, लेकिन इस कानून के पक्ष में भी जनमत नहीं बना है और महिलाएं इस कानून का लड़कियां लाभ लेने को तैयार नहीं है। पिता पर और भाई पर केस करने को तैयार नहीं। भले वो ससुराल चली जाती है, कभी भी पैतृक संपत्ति के लिए नहीं लड़ती है, कभी भी पैतृक संपत्ति के लिए केस नहीं करती है, क्योंकि कानून है उनके रक्षोपाय में। पॉर्न साइट से लेकर के आज कई ऐसे साइट्स हैं जहां महिलाओं का शिष्ट प्रतिरूपण किया जा रहा। कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न साइट को रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक रोक पाना संभव नहीं हो पाया है। पीसीएन पीएनडीटी एक्ट बना दिया गया, लेकिन जहां भी इस तरह की पैथोलॉजी या जहां भी इस तरह के जांच होते हैं वहां पर धड़ल्ले से कन्या भ्रूण हत्या का काम जारी है। आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी है। कुल मिलाकर के कानून तो बना है, लेकिन अभी भी इस कानून को लागू करने वाली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उस पर और समाज पर पैट्रियार्की का प्रभाव है। और दूसरा कि इस कानून के बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है। शहर में तो जानते हैं, गांव में जानते नहीं है। हमारी क्लास करने वाली कई बच्चियां होंगी, ये पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, ग्रेजुएट बच्चियां या ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन उनको भी ये सारे कानून नहीं पता है। तो सोचो कि जो बिल्कुल अनपढ़ हमारे गांव की महिलाएं हैं उनको कहां से इस कानून की जानकारी होगी। ये सारी चीजें हमारे समीक्षा का पाठ होगा और इन सारी चीजों पर समीक्षा में हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपेक्षित रूप से सफल नहीं है। महिला के रक्षोपाय के लिए अति संवेदनशील समूह के रूप में महिलाओं के रक्षोपाय के लिए जो भी संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहे। निश्चित तौर पर उसे सफलता मिली है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। उन प्रावधानों से जितनी महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। एक चौथा तीसरा डायमेंशन निकल के आएगा, क्यों नहीं हुई, अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का क्या कारण रहा। तो वही पॉइंट हम लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था, हर जगह संविधान और कानून की समीक्षा करते समय लिखना। हमारे संविधान और कानून में विद्यमान अस्पष्टता, जटिल न्याय व्यवस्था, लेट लतीफ न्याय व्यवस्था, महंगी न्याय व्यवस्था, परिणामतः कोई कानून के अनुसार या कानून द्वारा प्रदत्त लाभ को लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कौन कोर्ट का चक्कर लगाएगा। कानून को लागू करने वाली एजेंसियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, पितृसत्तात्मकता का अभाव, अशिक्षा और जागरूकता का अभाव। बहुत से लोगों को पता नहीं है
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, गरीबी, ये सभी कारण हैं जिनके कारण अपेक्षित लक्ष्य से हम दूर हैं। और तब बनेगा कि संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की सफलता हेतु सुझाव। और ये बड़ा क्लियर है कि सफलता हेतु जब हम सुझाव दिखाएंगे तो उन्हीं कमियों को दूर कर देंगे तो हो जाएगा सफलता हेतु सुझाव। एक फ्रेम हम लोग खींच लेते हैं ताकि हम लोगों को क्या लिखना है। हमारा टॉपिक है संवैधानिक एवं कानूनी रक्षोपाय, समीक्षा एवं सुझाव। लिखिए कैपिटल ए सफलता के बिंदु या उपलब्धियां। कैपिटल ए सफलता के बिंदु या उपलब्धियां। कैपिटल बी असफलता के बिंदु ऑब्लिक कमियां। कैपिटल सी अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण। सफलता के बिंदु और असफलता के बिंदु हम लोग दिखा सकते हैं। अब है अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण। इस कारण में पहला पॉइंट संविधान एवं लिखो एवं विधान में अस्पष्टता। संविधान एवं विधान में अस्पष्टता एक पॉइंट चलेगा, ये हम लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो जटिल न्याय व्यवस्था, कॉमा लेट लतीफ न्याय व्यवस्था एवं महंगी न्याय व्यवस्था। जटिल न्याय व्यवस्था, लेट लतीफ न्याय व्यवस्था एवं महंगी न्याय व्यवस्था। ठीक है। तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों मतलब कानून को लागू करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव जो मशीनरी है हमारी, जो इस कानून को लागू करती है, उस मशीनरी में इतना ज्यादा करप्शन है कि कानून का लाभ जिनके लिए वो बनाया गया है उस तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। चौथा पॉइंट अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट लिखिए गरीबी। छठा पॉइंट पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, पैट्रियार्किकल जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें महिलाएं बेचारी रहती है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि अगर कोई स्त्री पति का विरोध करती है तो लोग स्त्री पर ही उंगली उठाते। पति की गलतियां समाज को नहीं नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को देखने का जो नजरिया है वो बायस्ड है, वो पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है। इस कारण से भी महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध नहीं कर पाती, आवाज नहीं उठा पाती। और गरीबी को मैंने कहा कि गरीबी भी अपने आप में कारण है। अगर समाज के गरीब तबके में चले जाइए तो डेली गाली गलौज होता है, डेली उनके साथ मारपीट होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, लेकिन उतने गरीब हैं कि वो कोर्ट का ना तो खर्च वहन कर सकते, ना ही वो अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं। बस सहने के सिवा इन महिलाओं के सामने और कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये सारी चीजें हम 5-6 पॉइंट हम दिखाएंगे कि अपेक्षित लक्ष्य नहीं मिलने का यही कारण।
आजादी के 75 वर्ष बीत गए, अभी तक इन कानून के बारे में, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और सोचिए कि शुरुआत में जब ये कानून और संविधान बनाया गया था, उस समय कहां था? 10 साल, 20 साल, 15, 30 साल, 40 साल तक तो अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के पीछे एक पूरे लंबे समय तक जो जो कारण रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, उन कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं। और कैपिटल डी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयासों के सफलता हेतु सुझाव, एक डायमेंशन हमारा बनेगा। सफलता हेतु सुझाव, और यहां पर आप ब्रैकेट में दे दो बच्चा, या ऐसे करके एरो दे करके लिखो, असफलता के कारणों के संदर्भ में सुझाव की चर्चा करें। कारणों के संदर्भ में सुझाव की चर्चा करें। डन। कारणों के संदर्भ में सुझाव की चर्चा करें। कोई दिक्कत? ये है बच्चा आपका एक डायमेंशन, संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयास। और फिर एक आप यहीं पर हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिए, या आप एक नया टॉपिक बना सकते हैं, छोटा सा टॉपिक, इसकी हम समीक्षा नहीं करेंगे। महिलाओं के रक्षोपाय हेतु लिखिए आयोग, संगठन आदि के रूप में महिलाओं के रक्षोपाय हेतु आयोग, संगठन आदि के रूप में किए गए प्रयास। महिलाओं के रक्षोपाय हेतु आयोग, संगठन आदि के रूप में किए गए प्रयास। अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दीजिए, नीचे की तरफ एरो दीजिए, ठीक है। और एरो देकर के लिखिए पहला पॉइंट, नंबर 1, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, एरो देकर के लिखिए। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953, इसके बारे में मैंने बताया था। महिलाओं के कल्याण के लिए 1953 में एक केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड गठित किया गया, 1953। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। तीसरा है राष्ट्रीय महिला कोष 1993, राष्ट्रीय महिला कोष 1993। चौथा है जेस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013, जेस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013। 4 नंबर पॉइंट आपने लिख लिया। 5 नंबर पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश डैश 1997, डैश 1997। 6 नंबर पॉइंट,
तेजाब हमला को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तेजाब हमला को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ठीक है, इस तरह के भी कुछ प्रयास हुए हैं जिन प्रयासों को आप एक जगह रख सकते हैं और एक नज़र हम लोग इस पर डाल भी सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इन पर एक एक नज़र, ये आपका एक अलग है। अब हम लोग एक बार यहीं तक इसको लिखना छोड़ दीजिए, हम एक एक करके इनके बारे में बताते चले जाते हैं और आपके सामने हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। डिटेल आपके पास होना चाहिए, बट डिटेल सारा का सारा लिखने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा स्टडी मटेरियल लिखवाया जाए। दो दो लाइन में मैंने आपको समझा दिया है और इसके बारे में हमारे पास मैटर होना चाहिए। तो ये पीडीएफ के रूप में मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लिखवाकर और कुछ पीडीएफ के रूप में लगभग पूरा का पूरा कवरेज हम लोगों को करना चाहिए ताकि कोई रिस्क ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 1953 में, मैंने पहले भी कहा था कि एक केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। 53 में ABCD ऐसे कर दो, एक केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा इस कार्य में इस तरह के संगठनों को बढ़ावा देना जो महिलाओं के सिलाई कटाई बुनाई केंद्र खोले, उनको सिलाई कटाई सिखाए। इस तरह के ढेर सारे स्वैच्छिक और NGO को बढ़ावा दे करके महिलाओं के कल्याण की दिशा में प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत जो चलाया गया एक उद्देश्य था, 2008 में महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना का प्रारंभ इस बोर्ड ने किया है। 2008 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना का प्रारंभ इस बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड कई शुरू में जैसा नीति रहा वैसा बोर्ड योजनाएं चलाती रही। पहले नीति कल्याणकारी रहा तो इसने सिलाई कताई बुनाई केंद्र खोले आदि आदि। जब नीति सशक्तिकरण का हो गया तो 2008 में इसने महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना प्रारंभ की। इसके द्वारा अन्य कई योजनाएं आज के डेट में चलाई जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, अभिनव योजना, ये सब इनके द्वारा संचालित योजनाएं हैं जो महिलाओं के रक्षोपाय के लिए चलाया जा रहा है। तो ये एक तरह का बोर्ड है जो महिलाओं के रक्षोपाय के लिए विभिन्न योजनाएं तिरपन से ही चलाता आ रहा है। इसके बाद 1990 में ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय 90 के दशक में ही आपने देखा होगा, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, याद आ रहा है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो महिलाओं के लिए भी एक आयोग की गठन की आवश्यकता महसूस की गई और 1990 में कानून बनाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और इसी कानून के माध्यम से 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। और जो आयोग का कार्य होता है ये अंडरस्टूड है आपका, जो भी उनके रक्षोपाय के लिए, जो भी उनके विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना। याद करो, मैंने बता दिया था कि एक बार दिमाग में क्रक्स चाहिए, उनका मूल्यांकन करना, सुझाव देना, रिसर्च करना, उनके बारे में और उपाय सुझाना, उनकी शिकायतों को सुनना, उनकी शिकायतों को निवारण करवाना, संबंधित अधिकारी के पास पहुंच करके करवाना, ये सारी चीजें इनके कार्य होते हैं। ठीक है, तो एक नजर हम लोग इस पर भी हम लोग डाल देते हैं। डन। राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रमुख उद्देश्य ऑब्लिक कार्य। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 1992 में गठित। इसके प्रमुख उद्देश्य या कार्य हैं महिलाओं के रक्षोपाय और इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, इनको सही रूप से क्रियान्वित करने हेतु सुझाव देना, महिलाओं के साथ भेदभाव एवं ज्यादती अत्याचार की जांच करना और इनका उन्मूलन तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु उपाय सुझाना और महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करना, यानी जो भी शिकायतें हैं उनको सुनना, संबंधित अधिकारी तक उनको पहुंचवा करके उनका निवारण करना आदि। ठीक है, 2 नंबर पे हम लोगों ने ही लिखा था बच्चा। हम लोगों ने कैपिटल C में हम लोगों ने क्या दिया, इसको कैपिटल B,
ठीक है। कैपिटल सी में हम लोगों ने आपको कहा था एक राष्ट्रीय महिला कोष की चर्चा मैंने की थी, याद होगा। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में एक राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया। पहले बाल महिला और बाल विकास विभाग हुआ करता था, मैंने पहले ही बताया। बाद में जाकर के महिला और बाल विकास मंत्रालय बना। और ये विभाग कहां था? ये विभाग कहां था? मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग। आई रिपीट, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग। बाद में महिला और बाल विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय गठित किया गया 2006 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय। डन। 1993 में इसी विभाग ने रिकमेंड किया और 93 में एक राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया, जहां पर भी महिला कोष, अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, इस तरह की जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। क्लियर है? इस तरह के निगम, वित्त और विकास निगम हो चाहे कोष हो, ये उनके आर्थिक रक्षोपाय, आर्थिक सशक्तिकरण के दिशा में सपोर्ट करता है। इनको कर्ज देता है ताकि ये अपना कुछ धंधा कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना स्वरोजगार कर सके। उनके बचत हेतु प्रोत्साहित करता है, उनकी सांगठनिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इस तरीके के कोष के कार्य है। इसके बारे में हम लोग 4 लाइन यहां पर मैंने लिख दिया है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में एचआरडी मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित। कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़। कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़। इसका प्रमुख उद्देश्य या कार्य लिखो, उद्देश्य ऑब्लिक कार्य इस कोष का गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना। क्लियर है? महिलाओं को बचत हेतु प्रोत्साहित करना और महिलाओं की सांगठनिक भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका कार्य। इसके बाद कैपिटल डी में हम लोगों ने लिखा था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। राजस्थान का एक केस था, विशाखा नाम की महिला के साथ एक केस था जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और विशाखा बनाम राजस्थान मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश सरकार को जारी किया। पहली बार महिलाएं घर के बाहर नौकरी करने गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा दी। यौन उत्पीड़न में केवल सेक्स करना और जबरदस्ती करना ही शामिल नहीं रहेगा। अगर उनके प्रति अभद्र टिप्पणी की जाती है, वो सब कुछ यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल होगा, एक व्यापक परिभाषा देकर के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कंपनी को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अनुशासन संबंधी नियम होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, उसमें यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी नियम और दंड के प्रावधान को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में अगर 100 लोग नौकरी कर रहे हैं, मैंने अपने 100 लोगों के काम करने के अनुशासन के लिए अगर कुछ नियम बना रखे, उस नियम में यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी नियम होने चाहिए और अगर उस तरह का कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसमें दंड के प्रावधानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होनी चाहिए। इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई को रखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण का निर्माण करे, महिला अनुकूल वातावरण का निर्माण करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो समुचित कार्रवाई प्रारंभ हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये नियोक्ता का दायित्व है। या फिर अगर नियोक्ता वहां उपस्थित नहीं है तो जो भी उसका प्रभारी है, मान लो अमेरिका में मालिक बैठा हो, बहुत सारी आज की एमएनसीज है, तो जो भी वहां का प्रभारी अधिकारी है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी
और एक्स ने वाई के साथ अगर कुछ यौन उत्पीड़न का काम किया तो केवल एक्स ही जेल नहीं जाएगा, एक्स पे ही कार्रवाई नहीं होगी, वहां का जो डिपार्टमेंटल हेड है उसके खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसकी जिम्मेदारी है ये। इस तरीके से कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया। इस दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हो रही है, तो जिस पीड़ित महिला के साथ हो रही है उसको अधिकार होगा कि जो उत्पीड़न करता है उसका ट्रांसफर करवा दे। यानी कार्यालय में अगर कोई लेडीज जाकर के कहती है कि ये मेरे साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, मैं मानसिक तनाव में रहती हूं, ये हमारा यौन उत्पीड़न करते हैं, इनको ट्रांसफर किया जाए यहां से, नहीं तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ूंगी, इस तरह की शिकायत पर तत्काल उस अधिकारी का ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया सभी भारत में काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोका जा सके। डन। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में यौन उत्पीड़न रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। क्या है भाई? तो यौन उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा, संगठन में अनुशासन संबंधी नियमों या स्टैंडिंग ऑर्डर में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी नियम और दंड के प्रावधान को शामिल किया जाए। नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए। ऐसी घटना घटने पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ की जाए और इसका दायित्व तो नियोक्ता अथवा कार्यस्थल पर प्रभारी अधिकारी को दिया जाए। नियोक्ता अथवा कार्यस्थल पर प्रभारी अधिकारी को दिया जाए। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प भी होना चाहिए। वो चाहे तो उनका स्थानांतरण करवा सकती है। ठीक है। और हम लोगों ने एक और पॉइंट पीछे लिखा है, तेजाब हमला को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। आपने देखा होगा हाल के वर्षों में इस पर कई मूवी बनाई गई है, कई फिल्में बनाई गई है। अचानक मोटरसाइकिल से आते हैं और तेजाब फेंक करके चेहरे पे चले जाते हैं। कई लड़के, हमारे युवा, जो किसी भी लड़की को प्रपोज करते हैं, अगर लड़की डिनाई कर देती है तो उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं, तेजाब फेंकते। इस तरह की घटनाएं लगातार बहुत तेजी से घटी और इस तरह की घटनाएं जिस तेजी से घट रही थी, जिसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। सैकड़ों केस इस तरह के दर्ज किए गए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद तत्काल इसको रोकने के लिए कानून का निर्माण करे। पहला दिशा निर्देश की इमीडिएट इसके खिलाफ, इस पर कानून बनाया जाए कि तेजाब हमला को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजाब की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। सामान्य रूप से तेजाब किसी को उपलब्ध नहीं होगा, जैसे जहर किसी को भी सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता है जब तक कि कोई रिकमेंडेशन नहीं होता। उस तरीके से तेजाब की बिक्री भी सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया है, जो पीड़ित है, उसको तत्काल 3 लाख का वित्तीय सहायता दिया जाए और उसका उचित देखभाल हो, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि तत्काल इसकी देखरेख की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। और इसके बाद तेजाब हमला को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हाल के वर्षों में स्त्रियों पर तेजाब से किए गए हमलों में वृद्धि। 1999 से मई 2014 तक 135 केस दर्ज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। संसद तत्काल इसे रोकने हेतु कानून का निर्माण करे। तेजाब की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। पीड़िता की वित्तीय सहायता 3 लाख रुपए कर दिया जाए और उसकी उचित देखरेख की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
ठीक है, उसकी उचित देखरेख की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इस तरह से महिलाओं के रक्षोपाय के लिए, अति संवेदनशील वर्ग महिलाओं के रक्षोपाय के लिए जो भी प्रयास संवैधानिक, वैधानिक, सांगठनिक प्रयास कर दिया, हमने कुछ सांगठनिक प्रयासों का डिटेल भी यहां पर चर्चा कर दिया। अब मैं आज क्लास यहीं पर बंद करता हूं और कल कुछ वैधानिक प्रयासों की डिटेल की चर्चा में करके और तब फिर नीतिगत और योजनागत प्रयास पे आता हूं। डन। तो कल कुछ हम लोगों ने सरकार के वैधानिक प्रयासों की चर्चा करेंगे कि उनके रक्षोपाय के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, एक नजर हम डालेंगे। और फिर परसों से नीतिगत और हम लोग परसों से योजनागत प्रयास कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से परसों नीतिगत और योजनागत प्रयास हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग 12:30 बजे 12:30 में मिलते हैं और कल क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।